दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10 के परीक्षा दिन के सेट कर रहे हैं। इस सीरीज़ का 3 वीडियो मैंने पहले बना चुके हैं। ये इस सीरीज़ की चौथी वीडियो होगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अभी तक हमने प्रश्न 17 तक कर लिया था। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए, अब हम करेंगे प्रश्न 18। प्रश्न 18 में दिया है 1.5 मीटर ऊंचाई का लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन को कुछ दूरी से देखता है। तो हम साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। मैं पहले में एक लड़का बनाता हूं। ये एक लड़का है, ये एक लड़का है, ये 1.5 मीटर का है। कितना है? 1.5 मीटर का। ये कुछ दूरी पर एक भवन है, कुछ दूरी पर एक भवन है जिसकी ऊंचाई दी है हमें 30 मीटर, जिसकी ऊंचाई हमें दी है 30 मीटर। कुछ मीटर दूर 30 मीटर ऊंचाई के भवन को देखता है। तो जब वो लड़का अपनी जगह से चलकर कहीं थोड़ा सा आगे जाता है, तब उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। 30 से 60 हो जाता है, मतलब पहले उसकी आंखों से बनने वाला उन्नयन कोण, पहले उसकी आंखों से बनने वाला उन्नयन कोण वो होगा 30। और जब वो लड़का उठ के यहाँ पर आ गया, मान लो यहाँ पर आ गया, तो वो उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। देखिए, डायग्राम अगर आपने बना लिया तो काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। प्रश्न पढ़ के डायग्राम बनाते आना चाहिए। अगर डायग्राम बना लिया तो आपको लगभग 50% क्वेश्चन समझ में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए, मानना वो लड़का यहाँ से यहाँ तक गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी x मान ली हमने, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी y मान ली। क्या मान ली? इस पॉइंट की दूरी मान ली y। चलिए, अब हम नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को दे दिया a, इसको दे दिया b, इसको दे दिया c, इसको दे दिया d। अच्छा, भवन से भवन ये भवन का बेस है ये, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट देते हैं, इसको दे देते हैं e। ठीक है, देखिए इस वाले त्रिभुज में ए सी डी में अगर ये पूरा 30 है, यहाँ से लेके पूरा ये 30 है, और इतना इतना 1.5 है, तो 30 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा? 30 माइनस 1.5 आ जाएगा आपका 28.5। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28.5 आ चुकी है। ठीक है, अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई तो अपन करते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हम बताएंगे कि ए भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है। ए भवन की ऊंचाई है लड़के के नेत्र से, लड़के के नेत्र से क्षैतिज रेखा खींची गई। ए डी बराबर हो जाएगा 30 माइनस 1.5, तो ए डी बराबर आ जाएगा आपका 28.5। ठीक है, ये ए डी बराबर आया है, ए डी बराबर आ गया 28.5। चलिए, अब देखिए, लड़का यहाँ से यहाँ तक चला है, तो लड़के द्वारा माना लड़के द्वारा चली गई दूरी x है, तथा लड़के व भवन की बीच की दूरी, भवन की दूरी y है।
अब हम सीधे लेंगे छोटा वाला त्रिभुज। एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ए सी डी, ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ए सी डी, ये वाले त्रिभुज। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी डी में, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का है, इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी आपकी कर्ण, और ये 60 डिग्री कोण है, इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। तो जो हमें लंब मिला, लंब दिया हुआ है एडी, लंब में क्या दिया है एडी, और आधार, आधार है सी डी, सी डी। थीटा की वैल्यू 60 है तो tan 60 हो जाएगा, tan 60 बराबर एडी है 28.5, 28.5 और सी डी है y, तो सी डी की जगह y रख दिया मैंने। tan 60 होता है करनी 3 और 28.5 अपॉन y का पक्षांतर करेंगे और 3 को यहाँ लेके आएंगे तो y बराबर आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 28.5 अपॉन में करनी 3। ये हमने y की वैल्यू निकाल ली है। अब हम इसके आगे करेंगे इस बड़े वाले त्रिभुज में ए बी डी में, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इस बड़े वाले त्रिभुज में 30 डिग्री दिया है तो tan 30 रख देंगे, ठीक है। देखिए थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो जो कि है 28.5 और आधार आपका ये हो जाएगा, आधार यहां से लेके पूरी यहां तक की दूरी, ये इतना x है और ये इतना y है, तो ये पूरी दूरी हो जाएगी x प्लस वाई, x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन करनी 3, 28.5 वैसे ही रहेगा, ये x प्लस वाई, x प्लस वाई का पक्षांतर यहाँ पर, करनी 3 का पक्षांतर यहाँ पर, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5 गुणित करनी 3, ठीक है। अब जो y की वैल्यू हमें मिली है वो y की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, x वैसे ही रहेगा, y की वैल्यू हो जाएगी 28.5 अपॉन करनी 3, ये हो जाएगा 28.5 करनी 3, इसका पक्षांतर करेंगे इस बराबर 28.5 करनी 3 माइनस 28.5 बटे करनी 3। देखिए इसके बटे में एक, इसका हर एक मान लेंगे, इसका हर एक का करनी 3, direct गुणा कर देंगे तो 28.5 करनी 3 गुणा करनी 3 से होगा, तो ये हो जाएगा 28.5 गुणा करनी 3 का गुणा करनी 3 से और 28.5 गुणा 28.5 से और 1 का गुणा करनी 3 से, तो 1 का गुणा करनी 3 से 3 ही रहेगा, करनी 3 का गुणा करनी 3 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, करनी से करनी कट जाएगी, ये हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन करनी 3। चलिए इन दोनों का गुणा करके इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 57 अपॉन करनी 3। तो ये x की वैल्यू आई है और हमने x किसको माना था, हमने माना था लड़के द्वारा चली गई दूरी। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था वह कितनी दूर चला, लड़का कितनी दूर चला है, तो हमने x बराबर निकाल लिया 57/3, यानी कि उसने 57 अपॉन करनी 3 चला हुआ है। इसको आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आगे भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 57 करनी 3 का परिमेयकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा करनी 3 गुणित करनी 3 और ये हो जाएगा 57 गुणित करनी 3 और करनी से करनी कट जाएगी, 3 बचेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 नाम 27, तो x बराबर आपका आ जाएगा फाइनली 19 करनी 3। ये आपकी लड़के द्वारा चली गई दूरी है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले आपको डायग्राम बनाना सीख गए तो आपने लगभग 50% सॉल्व कर लिया। उसके बाद tan थीटा, एक पहले छोटा वाला त्रिभुज लेना है, उससे कुछ वैल्यू आएगी, फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, उससे कुछ वैल्यू आएगी, तो आपका पूरा आंसर सॉल्व हो जाएगा।
दोस्तों आपके सामने आ चुका है प्रश्न 18 का अथवा वाला क्वेश्चन। चलिए इसकी रेडी करेंगे। एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर मतलब मीनार ये सीधी खड़ी हो गई, ठीक है। धरती के कोई एक बिंदु से, ये धरती के कोई एक बिंदु है, से मीनार के पाद बिंदु, अच्छा ज़्यादा दूर हो गया, बस धरती का एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब होता है नीचे वाला पॉइंट, पाद बिंदु मतलब होता है नीचे वाला पॉइंट, और ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं शिखर पॉइंट, शिखर बिंदु, नीचे वाले को पाद बिंदु, ऊपर वाले को शिखर बिंदु। तो धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी 15 मीटर है, 15 मीटर है क्यों लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, इसको h मान लिया अपन ने, ठीक है। तो इसके नाम दे देते हैं A B C, इसको सॉल्व करेंगे। माना मीनार की ऊंचाई h है, मीनार की ऊंचाई h है, मीनार AC से बिंदु B की दूरी 15 मीटर है। चलिए अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। चलिए लंब क्या दिया है, लंब हमें दिया कुछ नहीं दिया, तो हमने h मान लिया, और आधार कितना दिया मैंने, h नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं AC, लंब को AC लिख दिया और आधार है हमारा BC। चलिए tan थीटा की वैल्यू इसमें क्या है, थीटा की वैल्यू 60 है, tan 60 बराबर लंब है हमारा h और BC बराबर दिया हमें 15 सेंटीमीटर। चलिए देखिए ये 60 डिग्री है, जो भी कोण दिया होता है उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और उसके आसन भुजा को आधार कहते हैं। यह मैं बहरहाल मेरे को लगता है आप सबको पता होगा, जिसको नहीं पता तो उसके लिए मैंने बता दिया। tan 60 की वैल्यू होती है करनी 3 h/15, तो h की वैल्यू आ गई, 15 का पक्षांतर कर देंगे तो 15 करनी 3, ये हमारी हाइट आ चुकी है, मीनार की ऊंचाई 15 करनी 3 आ चुकी है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 19 आ चुका है, जिसमें लिखा है वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखिए इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन हो रही है तो पहले वो क्लियर करता हूं मैं। एक है वृत्त के परिगत, जैसे कोई वृत्त है, यहाँ पर वृत्त है, इसके परिगत समांतर चतुर्भुज, इसके बाहर जो समांतर चतुर्भुज खींचा जाता है, इसके जो बाहर समांतर चतुर्भुज खींचा जाता है, इसके जो बाहर समांतर चतुर्भुज खींचा जाता है, तो इसका मतलब होता है वृत्त का परिगत का मतलब होता है वृत्त के बाहर कोई समांतर चतुर्भुज खींचा जा रहा है। इसी का एक अपोजिट वर्ड होता है जो कि होता है अंतर्गत। अगर किसी वृत्त के अंदर कोई वृत्त खींचा जाता है तो होता है अंतर्गत, किसी वृत्त के बाहर कोई समांतर चतुर्भुज खींचा जा रहा है तो उसको बोलेंगे परिगत। परिगत मीन्स बाहर, अंतर्गत मतलब अंदर। चलिए इसके अलावा एक वर्ड आया है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होता क्या है, समांतर चतुर्भुज दो समांतर रेखाओं के योग में से बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। जैसे एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा का जोड़ा ये है, एक समांतर रेखा का जोड़ा ये है, एक समांतर रेखा का जोड़ा ये है, तो दो समांतर रेखाओं के युग में से बना हुआ चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसमें खास बात क्या होती है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, उसी तरह से ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। तो ये समांतर चतुर्भुज की बात हो गई। अब आता है समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज थोड़ा सा अच्छा हो गया,
ठीक है, तो समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजाएं, ये भुजाएं, ये भुजाएं, ये भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होंगी समचतुर्भुज में, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी कोई वृत्त है, पहले मैं वृत्त बनाता हूं, ये मैंने बना लिया वृत्त। वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज खींच लीजिए। चलिए, ये आ चुका है वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज। ये जो समांतर चतुर्भुज बोल रहा है, इसको प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है। तो इसको सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इन रेखाओं के नाम देते हैं, पॉइंट्स के नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। इसका केंद्र मध्य बिंदु है ओ, वृत्त का केंद्र ओ है, और जिस पॉइंट पर ये वृत्त को टच कर रही है, थोड़ा सा वृत्त मेरा तिरछा हो चुका है, बहरहाल ऐसा कुछ आएगा। तो ठीक है, ये पॉइंट मान लिया ई है, ये वाला पॉइंट मान लिया एफ है, ये वाला पॉइंट माना जी है, और ये वाला पॉइंट माना एच है। ठीक है, तो जो हमने माना है, जो हमने बनाया है, वो हम लिख देंगे। सॉल्यूशन, वृत्त जिसका केंद्र ओ है, वृत्त जिसका केंद्र ओ है के परिगत समांतर चतुर्भुज ए, बी, सी, डी बनाया गया है। जो कि ई, एफ, जी, एच स्पर्श बिंदु पर, जो कि ई, एफ, जी, एच स्पर्श, जो कि ई, एफ बिंदुओं पर स्पर्श करता है, बिंदुओं पर स्पर्श करता है। हमें सिद्ध करना है कि ए, बी, सी, डी जो समांतर चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज है। तो यहां लिख देंगे सिद्ध करना है। और हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? हम ये बता के सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी बराबर है सी डी के, और वो बराबर है बी सी के, बी डी के, और वो बराबर है ए सी के। चार ही भुजाओं अगर बराबर है एक दूसरे के, तो ये हमारा समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, यही चीज सिद्ध करनी है। चलिए, इसके लिए हमें क्या क्या दिया है? हमें दिया है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। अगर ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी सी समांतर चतुर्भुज में मैंने बताया कि आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो ए बी बराबर होगा सी डी के। ए बी जो है वो बराबर होगा सी डी के, और ए सी बराबर होगा बी डी के। ए सी बराबर होगा बी डी के। ठीक है, अब हमने एक थ्योरम पढ़ा है प्रमेय इस चैप्टर में, जो कि बोलती है किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है।
तो देखिए अगर इस ए बिंदु से हम देखें, इस ए बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये जा रही है जो इसको टच कर रही है, इस बिंदु से एक रेखा ये जा रही है जो इसको टच कर रही है, तो ए ई बराबर होगा ए जी के। क्या होगा? ए ई बराबर होगा ए जी के। तो हम यहां लिखेंगे बिंदु ए से, बिंदु ए से ए जी बराबर होगा ए ई के। ठीक है, इसको समीकरण 1 बोल देंगे, इसको समीकरण 1 बोल देंगे। और ये हमें कहां से मिला है? हमें मिला है प्रमेय 10.2 से। ठीक है, फिर बिंदु बी से एक स्पर्श रेखा ये जा रही है वृत्त पर, एक स्पर्श रेखा ये जा रही है वृत्त पर, तो बी जी बराबर होगा बी एफ के। क्या लिखेंगे? इसी तरह बिंदु बी से बी जी बराबर बी एफ, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, बिंदु सी से क्या होगा? सी एच और सीई, सी एच बराबर होगा सीई के। देखिए बिंदु सी से सी एच बराबर होगा सीई के। इसी तरह से बिंदु डी से, इस बिंदु डी से डी एच और डी एफ बराबर होगा, मैं लिख देता हूं, बिंदु डी से डी एच बराबर डी ई। इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं, इसको देते हैं समीकरण नंबर 4। ये सारी चीजें प्रमेय 10.2 से। ठीक है, अब समीकरण 1, 2 व 3, 4 सबको साथ में लेते हैं। समीकरण, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से सबको जोड़ देंगे। 4 को जोड़ने पर देखिए, जोड़ दीजिए, ए जी प्लस बी जी प्लस सी एच प्लस डी एच, ए जी प्लस बी जी प्लस सी एच प्लस डी एच, ये बराबर हो जाएगा ए ई प्लस बी एफ प्लस बी एफ प्लस सी प्लस डी। सॉरी, यहाँ पर डी एफ है तो यहाँ पर डी एफ आ जाएगा। आई होप आपको ये सब क्लियर दिख रहा होगा। हम देखिए ए जी प्लस बी जी, ए जी प्लस बी जी, ए जी प्लस बी जी, ये दोनों को मैं बोल सकता हूँ ए बी, और सी एच प्लस डी एच, सी एच प्लस डी एच, इस पूरे को मैं बोल सकता हूँ सी डी, सी डी। इसी तरह से ए ई और सीई, ए ई और सीई को मैं बोल सकता हूँ ए सी, प्लस बी एफ और डी एफ को, बी एफ और डी एफ को बी डी लिख सकते हैं, बी डी। ठीक है, अब देखिए ये हमें मिला, ये हमें दिया हुआ था कहाँ पर, ए बी बराबर है सी डी के और ए सी बराबर है बी डी के, तो सी डी की जगह हम रखेंगे ए बी, ए बी बराबर ए बी प्लस सी डी को हम लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ए सी को हम, ए सी वैसे रहेगा, बी डी को हम लिख सकते हैं ए सी, बी डी को हम लिख सकते हैं ए सी। तो ये हो गया 2ab बराबर 2ac, ये 2 से 2 कटा तो ab बराबर आ गया ac के। ठीक है, ab बराबर आ गया ac के। देखिए ab और ac बराबर आ गया, ab बराबर आ गया ac के, ab पहले से बराबर है cd के, नीचे वाली लाइन में लिख देता हूं मैं, ab बराबर है ac के, जो कि ab किसके बराबर है, cd के,
और AC, AC किसके बराबर, BD के। तो ये चारों भुजाएं बराबर आ चुकी हैं। इसी तरह अतः अतः चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है। इसी से हमारा 19वां क्वेश्चन हो चुका है। आपको इसमें खास बात जो ध्यान रखने की है वो समांतर चतुर्भुज क्या होता है और समचतुर्भुज क्या होता है। उसके बाद ये प्रमेय पता होनी चाहिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। अगर आपको ये कुछ बातें पता है तो यह बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका 9 का अथवा वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रश्न 19 आपके सामने आ चुका है। इसमें पूछा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समतुल्य होती हैं, सिद्ध कीजिए। अच्छा, समतुल्य का मतलब पहले पता होना चाहिए। समतुल्य का मतलब होता है समान, एक जैसी। क्वेश्चन में जो बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी वृत्त, एक वृत्त बनाते हैं, कोई एक यहाँ पर वृत्त बन गया। वृत्त के किसी एक बाह्य बिंदु से, एक बाहर का बिंदु है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा समतुल्य होती है। इस वृत्त का केंद्र मान लिया O है, तो ये बोल रहा है यहाँ से जो रेखा है यहाँ तक और यहाँ से जो रेखा है यहाँ तक, ये समतुल्य है, यानी समान है। चलिए इसी को हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने से पहले हमें आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर वो दो चीज़ें पता हैं तो हम आसानी से इसको समतुल्य सिद्ध कर देंगे। पहली चीज़ है सर्वांग सम। पहली चीज़ है सर्वांग सम, ठीक है। तो सर्वांग सम होता क्या है? सर्वांग सम अगर शॉर्ट में समझे तो सारे अंग समान, ऐसी कोई भी आकृति जिसके सारे अंग समान हैं तो उसको बोलते हैं सर्वांग सम। क्या बोलते हैं? सर्वांग सम। तो सर्वांग सम करने की कुछ सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। जब हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तब हम बता सकते हैं कि ये दोनों समान हैं। एक चीज़ सर्वांग सम होगी। दूसरी एक है जो प्रमेय 10.1 जिसमें है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर लंब डालता है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो है लंब डालती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब डालती है। तो इसको यहाँ से मिला लेते हैं। ये यहाँ से स्पर्श बिंदु है और तो ये है इसकी त्रिज्या। यहाँ पर स्पर्श बिंदु है तो ये इसकी त्रिज्या। यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर हम यहाँ पे खींचेंगे, एक लाइन हम यहाँ पे खींचेंगे जो कि बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाती है। अब हम इसके नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं ABC, इसको बोल देते हैं O, ठीक है। चलिए हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं। दिया है या पता है, हमें ज्ञात है, बिंदु A से त्रिज्या R वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु से त्रिज्या R वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा AB और AC है। AB व AC है, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये जो AB है और ये AC है ये समतुल्य है, यानी ये दोनों बराबर हैं। AB बराबर है AC के, ठीक है, यही सिद्ध करना है। अब जो है हम नेक्स्ट पहुंचते हैं रचना। जो हमने ये रचना की है, ये जो लाइन है वो भी लिख देते हैं। रचना बिंदु A से केंद्र O पर रेखा खींची गई है।
ठीक है। बिंदु ए से केंद्र O पर रेखा खींची गई है। चलिए, प्रश्न प्रमेय 10.1 में हमने पढ़ा था कि कोई अगर स्पर्श रेखा है, अगर किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है तो वो त्रिज्या से 90 डिग्री पर होती है। त्रिज्या से समकोण लंब डालती है, यानी 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ए बी जो स्पर्श रेखा है वो लंब होगी किस पर? OB पर। ये जो AB रेखा है OB पर लंब होगी, इसलिए, और साथ ही साथ ये AC रेखा ये इस वाली त्रिज्या पर लंब होगी। AC जो है वो लंब होगी OC पर। ठीक है, इस साइन का मतलब होता है लंब है। नेक्स्ट, अगर ये लंब है तो इसका मतलब कोण ABO बराबर है 90 डिग्री के। ठीक है, और कोण ACO ये भी 90 डिग्री बराबर है। ACO बराबर 90 डिग्री। सही है। अब हम देखेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में AO जो रेखा है और त्रिभुज ACO में जो AO रेखा है वो उभयनिष्ठ है। तो AO बराबर हो जाएगा AO जो कि है उभयनिष्ठ। उसके बाद OC वृत्त की त्रिज्या है, OB भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये दोनों बराबर होंगी। OB बराबर होगी OC के, क्यों? वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, देखिए ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें बताना है कि ये वाला त्रिभुज AOC एक त्रिभुज है और AOB एक त्रिभुज है, ये दोनों सर्वांगसम है। अगर हमने ये बता दिया कि ये दोनों त्रिभुज, ये वाला और ये वाला सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम की खास बात मैंने बताया था, सारे अंग समान होते हैं। तो AB और AC हम बता सकते हैं कि समान है, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो सर्वांगसम प्रूव करने के लिए एक वो आती है कि दो भुजा और एक कोण अगर हम बराबर बता देंगे तो सर्वांगसम होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे ये एक भुजा और ये एक भुजा बराबर बता दी, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। इस वाले त्रिभुज की OA, इस वाले वृत्त की OA और इस वाले वृत्त की OA बराबर है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, यानी कि कोण B बराबर कोण C और 90 डिग्री है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि ये त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO सर्वांगसम है। इससे क्या सिद्ध हो गया? इससे सिद्ध हो गया त्रिभुज ABO सर्वांगसम है त्रिभुज ACO के। अब अगर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है तो सर्वांगसम में सारे अंग समान होते हैं, मतलब यानी संगत भुजाएं समान होती हैं, यानी कि AC समान हो जाएगा AB के, AC बराबर हो जाएगा AB के। और ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी तो हमने ये प्रूफ कर दिया। देखिए, पहली भी चीज़ पता होनी चाहिए आपको, सर्वांगसम क्या होता है। ये आया है RHS से, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और ये आएगा CPCT से। ठीक है, इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया। आप यहाँ लिख देंगे अतः वृत्त के बाहा बिंदु से खींचा गई स्पर्श रेखा समतल होती है। ठीक है, ये इस प्रश्न का आंसर है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, जो प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है, जिसमें बोला गया है वृत्त की चाप 20 सेंटीमीटर तार को वृत्त की चाप में मोड़ा गया है। एक 20 सेंटीमीटर का तार था, उसको वृत्त की चाप में मोड़ा गया है।
जो कि वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री अंतरित करता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसे मान लो ये है तार को ऐसा 20 सेंटीमीटर तार है, इसको वृत्त की चाप के रूप में मोड़ा गया है। तो ये जो चाप है ये केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित कर रही है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे चाप की लंबाई क्या होगी? चाप की लंबाई वही होगी जो तार की लंबाई थी, क्योंकि तार अगर 20 सेंटीमीटर का था तो उसी तार को चाप बना दिया गया है, तो चाप की लंबाई भी 20 होगी। यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन। नेक्स्ट, वृत्त पर अंतरित कोण, वृत्त पर अंतरित कोण है 60 डिग्री। अब चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। सही है। चाप की लंबाई हमें दी है 20, तो चाप की लंबाई की जगह हम लिख देंगे 20। थीटा की वैल्यू हमें 60 दी है तो 60 लिख देंगे। ये है 360 और 2 वैसे ही, पाई वैसे ही, और आर क्या है? आर ही तो निकालना है हमें, वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो आर वैसे ही रहेगा। अब सॉल्व करेंगे। 0 से 0 घटा, 6 एकम 6, 6 छंग 36, ठीक है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पे आ गया 20, यह आ गया पाई अपॉन 3 इंटू आर, ठीक है। देखिए, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ पाई बचा। पाई का मल्टीप्लाई 1 से होगा या फिर 1 से होगा तो पाई रहेगा, नीचे बचा 3 लिख दिया, आर का आर लिख दिया। अब इसका पक्षांतर करेंगे, पाई अपॉन 3 का पक्षांतर करेंगे बराबर के उस साइड, तो यहाँ पे 20 वैसे ही रहेगा। ये पाई अपॉन 3 था तो यहाँ पर आके 3 अपॉन पाई हो जाएगा, क्योंकि 3 जाएगा तो गुणे में हो जाएगा और पाई जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो आर बराबर आ जाएगा आपका 60 अपॉन पाई। या तो आप इसको चाहें तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो बहुत ही आसानी से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 20 का अथवा वाला क्वेश्चन। तो अब आपके सामने आ चुका है प्रश्न 20 का अथवा वाला। वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार के वृत्त को 5 व्यास बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। चलिए देखिए, एक ब्रूच है जिसको चांदी के तार से बनाया गया है। ये ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है। तार के वृत्त को 5 व्यास बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। इस ब्रूच के अंदर 5 व्यास हैं, 1 2 3 4 और 5 व्यास भी चांदी के तार से लगाए गए हैं। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार की लंबाई। तार की लंबाई हमें निकालनी है। तार की लंबाई के लिए हमें पता होना चाहिए तार कहाँ का लगा है, जो कि हमने क्वेश्चन में पता है। इस पूरे वृत्ताकार क्षेत्र को हमने चांदी के तार से बनाया गया है और इसमें जो व्यास हैं 5 व्यास वो भी चांदी के तार से बने हैं। चलिए, व्यास कितना दिया हमें? दिया है व्यास दिया हमें 35 मिलीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी 35/2 मिलीमीटर। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसलिए व्यास 35 है तो त्रिज्या 35/2। अब हम निकालेंगे तार की लंबाई। तार की लंबाई या फिर वांछित तार की लंबाई। देखिए कहाँ कहाँ तार लग रहा है। तार हमें एक तो पूरा सर्कल बनाने में लग रहा है, यानी कि वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। एक हमने सर्कल बना लिया, 5 व्यास भी बनाने हैं तार से, तो ये हो जाएगा 5 व्यास। इतना ही तार लग रहा है और कहीं तो लग नहीं रहा। चलिए वैल्यू रख देंगे।
2 ऐसे ही रहेगा। पाई की जगह आ जाएगा 35/7। आर की पाई की वैल्यू क्या होती है, किसी को पता है क्या? कहाँ ध्यान है? 22/7 ये होती है 35/2। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2। 5 व्यास है तो 5 इंटू व्यास की वैल्यू दी हमें 35, हमने वो कर दिया। इसको अब सॉल्व कर देंगे हम। 7 एकम 7, 7 पना 35, सही है। 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब यहाँ बचा 22 और यहाँ बचा 5, 22 और 5 प्लस 5 का 35 से, 5 का 35 से करेंगे कितना हो जाएगा? कर दीजिए, 175 आएगा। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 22 पंजे 110 और 75, तो टोटल आपका हो जाएगा 285 हो जाएगा, 285 मिलीमीटर। इस वृत्ताकार ब्रूज को बनाने में लगने वाली तार की लंबाई 285 मिलीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए ये एक त्रिज्याखंड है, एक त्रिज्याखंड ये है, ये है, ये है, ऐसे 10 त्रिज्याखंड है। प्रत्येक का बोला है क्वेश्चन में, खुद उसने बोला है कि समान जो त्रिज्याखंड है सब समान है, बराबर है, तो हम एक का त्रिज्याखंड निकालेंगे, सबका आ जाएगा। उसके पहले मान लो हमने इस वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें थीटा पता होना चाहिए, ये जो एंगल है ये पता होना चाहिए। वृत्त के 10 भाग का कोण, देखिए 10 भाग, अगर पूरे 10 भाग हम मिला लें तो पूरे 10 भाग का कोण हमें मिलता है 360। कितना मिलता है? 360। तो एक भाग का कोण क्या हो जाएगा? एक भाग का कोण ये हो जाएगा 360/10, जो कि हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, अब हम निकालेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका एक फॉर्मूला होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 36, वो लिख दिया मैंने, ये 360 वो लिख दिया। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r की वैल्यू हमें पता है, त्रिज्या 35/2, r का वर्ग है तो 35/2 दो बार लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7 एकम 7, 7 पना 35, 36 एकम 36, 36 एकम 36, 0 की 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो देखिए यहाँ बचा 11, यहाँ बचा 35, ऊपर 11 गुणित 35 बचा और नीचे बचा 2 गुणित 2। 11 का 35 से गुणा करेंगे, 11 पंजे 55, 5 11 तिया 33 और 5 38, 385 और 2 दूनी 4। ये भी आंसर सही है। इसके आगे चाहें तो आप सॉल्व कर दें काट के। 4 एकम 4, 4 नाम 36, 2 बचेगा, 4 छंग 24, पॉइंट लगाएंगे, 1 बचेगा, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 96.25 मिलीमीटर वर्ग। प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 96.25 मिलीमीटर वर्ग। इसी के साथ हमारा 20वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे 21वें क्वेश्चन की तरफ। अब हम करेंगे प्रश्न 21 के आंसर। चलिए, 5 संतरे और 3 सेब का मूल्य 25 रुपये है। 2 संतरे व 4 सेब का मूल्य 28 रुपये है। तो 1 संतरा और 1 सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये इसको हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण से सॉल्व करेंगे। इसकी 2 समीकरण बनाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, उससे हम 1 संतरे व 1 सेब का मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले माना 1 संतरे का मूल्य x है और 1 सेब का मूल्य y है।
एक संतरे का मूल x है, एक संतरे का मूल, एक सेब का मूल y है। तो हम इसके समीकरण बनाएंगे। एक संतरे का 5 संतरे और 3 सेब का मूल 35 है। 5 संतरे यानी 5x, 3 सेब यानी 3y, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मूल आएगा 35। तो अपन ने ये लिख दिया। उसके बाद 2 संतरे यानी 2x, 4 सेब यानी 4y, इनका मूल है 28। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके मैंने बताए थे। पहला तरीका था विलोपन विधि, दूसरा था प्रतिस्थापन विधि और थर्ड था ग्राफ विधि। तो इस प्रतिस्थापन विधि मैंने कई बार बता चुकी है। इस क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, यहाँ पे x का गुणांक है 5, यहाँ पे x का गुणांक है 2। x के गुणांक दोनों समीकरण में समान कर लेंगे। यहाँ पर भी x का गुणांक समान होगा, यहाँ पर कुछ होगा वही इसका होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 5 और 2 का एलसीएम होता है 10। तो इसको भी यहाँ पर भी x का गुणांक 10 करेंगे, यहाँ पर भी x का गुणांक 10 करेंगे। तो इसको 10 करने के लिए हमें 2 से गुणा करेंगे, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 2 में 2 से गुणा होगा तो ये 5 दूनी 10x हो जाएगा। इसी तरह से 2 से इसमें गुणा होगा तो 6y हो जाएगा, 3 दूनी 6। इसी तरह से 35 दूनी 70 यहाँ पर हो जाएगा। 2 से गुणा कर दिया, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है, इसमें किससे गुणा करेंगे कि 10 हो जाए, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10x, 5 से गुणा करेंगे 5 चौको 20y और 5 का गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 140। इसको समीकरण नंबर 4 बोल देंगे। सही है। अब देखिए x का गुणांक 10 आ गया है, यहाँ पर भी x का गुणांक 10 आ गया है, इसको घटा देंगे। समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, चलिए पहले लिखेंगे समीकरण नंबर 1, 10x प्लस 6y बराबर 70। दूसरा समीकरण 10x प्लस 20y बराबर 140। चलिए, ये जब भी घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के साइन चेंज हो जाते हैं। 10x के आगे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, इसके आगे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, इसके आगे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। 10 में 10 गया, 0 बचा। 6 में से 20 जाएगा तो माइनस 14 आएगा, 6 में से 20 जाएगा तो माइनस 14 आएगा, और 70 में से 140 जाएगा तो माइनस 70 आएगा। तो y 14 का पक्ष माइनस 14 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 14 एकम 14, 14 पंजे 70। y का मान आ गया 5, y का मान 5 आ गया है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख दीजिए, 5x वैसे ही रहेगा प्लस 3y की जगह रख देंगे 5, 3 गुणित 5 और ये है 35। तो 5x वैसे ही रहेगा, 5 दिया 15 और ये 35। 15 का पक्षांतर करेंगे तो 5x बराबर 35 माइनस 15। 15 प्लस में था, पक्षांतर हो गया माइनस में हो गया। तो 5x बराबर कितना आ गया, 35 में 15 जाएगा, बचेगा 20। 5 का पक्षांतर करेंगे x बटे में आ जाएगा 20 बटे 5, 5 का 5, 5 को 20। तो x बराबर आ चुका है आपका 4। ठीक है, हमने x किसको माना था, संतरे को, और y माना था सेब को। तो एक संतरे का मूल 4 रुपए है और एक सेब का मूल 5 रुपए है। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम 21 का 21वें नंबर का अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न 21 का अथवा वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको सॉल्व करेंगे। इस निम्नलिखित रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है
तो पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और x माइनस वाई बराबर 4 इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकाल कर दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14 है, y का पक्षांतर करेंगे x बराबर 14 माइनस वाई। ये जो x का मान आया है, ये जो x का मान है, इसको हम समीकरण 1-2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए समीकरण 2 में। x की जगह लिख देंगे 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई और माइनस वाई वैसे ही जाएगा इक्वल 4। चलिए 14 का पक्षांतर करेंगे, 14 का पक्षांतर करेंगे, 14 का पक्षांतर होगा यहाँ प्लस में, वहां जाके माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाई माइनस 2y, 4 माइनस 14। देखिए 14 का पक्षांतर कर दिया, 14 प्लस में था तो यहाँ के माइनस में हो गया, ये माइनस वाई जुड़ के माइनस 2y हो गया। अब माइनस 2 का पक्षांतर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 4 में से 14 गया माइनस 10 बचा और माइनस 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो y का मान आ चुका है हमारे पास 5। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x प्लस वाई बराबर है 14, y की जगह रख देंगे 5 और 5 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा। ये हमारा समीकरण सॉल्व हो चुका है, जिसमें y की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है और x की वैल्यू 9 आ चुकी है। इसी के साथ हमारा 21वां क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम करेंगे 22 के क्वेश्चन आंसर। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दिखाए अनुसार जूस देता था। आकृति में दिखाए अनुसार, ये आकृति है, ये ग्लास है उसका, उसमें ये जूस दिया करता था। गिलास का आंतरिक क्षेत्रफल 5 था। एक चीज हमें बदल गई, व्यास, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये व्यास है इसका, ये व्यास था 5 सेंटीमीटर, व्यास था इसका 5 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है यदि परंतु निचले आधार पर एक उभरा अर्धगोला था, यानी ये जो ग्लास था यहाँ से ऊंचाई पर उठा हुआ था, तो जिससे ग्लास की धारिता कम हो जाती है, यानी जब इसमें जूस डालेंगे तो ये उठा हुआ है, तो यहाँ जूस यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ पे जूस नहीं रहेगा, इसलिए ग्लास में कम जूस आता था और देखने वालों को पूरा फुल ग्लास भी दिखाई देता था। आगे क्या बोल रहा है, यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई हो गई है, तो गिलास की आभासी धारिता यानी या वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। इसे बताना ही है कि इसमें कितना जूस आ सकता है इस ग्लास में। तो देखिए अगर ये नॉर्मल ग्लास होता तो बेलनाकार आयतन का क्षेत्रफल निकाल से इसकी धारिता निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उठा हुआ भाग है, तो हम बेलन का पहले पूरा आयतन निकालेंगे, उसके बाद अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। बेलन में अर्धगोले का आयतन माइनस कर देंगे, क्योंकि इतने में तो जूस आ नहीं रहा है, इतने में जूस आ नहीं आ रहा, तो अर्धगोले का आयतन माइनस कर देंगे, तो हमारा वास्तविक धारिता आ जाएगी। तो हमें जो दिया है वो हम लिख लेते हैं, व्यास दिया है, व्यास कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, यानी 5/2, जो कि हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हाइट, त्रिज्या, ऊंचाई दी है गिलास की, ऊंचाई h बराबर दी है 10 सेंटीमीटर, और पाई का मान हमें दिया है पाई बराबर 3.14। ये क्वेश्चन में हमें दिया है तो हम इसी का ही यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो उसको याद कर लीजिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14, आर की वैल्यू 2.5,
आर स्क्वायर है तो यानी 2.5 दो बार लिखेंगे। एच की वैल्यू है 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे। 25 चौको 100, कैरी गया 10, 25 एकम 25 और 10 35, कैरी गया 3, 25 दिया 75 और 3 78, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर के पहले दशमलव, यहाँ पे 2 नंबर के पहले दशमलव, तो 3 नंबर के पहले दशमलव लग जाएगा। और 25 का 10 से गुणा करेंगे तो 2.5 का 25 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2.5 का 10 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसका और इसका गुणा कर देते हैं। 25 का 0 से 0, 25 का 5 से 125, 25 का 5 से 125, 12, 25 अट्ठे 25 चौको 100 होता है, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। 200 में 12 जोड़ेंगे तो 212 हो जाएगा। 212 में 2 आएगा यहाँ पर और 21 जाएगा कैरी। 25 सत्ते 175, 175 में 21 जोड़ेंगे, 175 में 21 जोड़िए तो 75 से 76 और 96, 196। अब देखिए 1 2 3 नंबर के पहले लगा पॉइंट, तो 1 2 3 के पहले पॉइंट लग जाएगा। ये बेलन का आयतन आ चुका है। इसी के साथ यहाँ पर हम अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। देखिए अर्धगोला है ना, ये पूरा गोला तो है नहीं, अर्धगोला है, इसमें जूस भरा नहीं जा रहा है, इसी को माइनस करना है हमें। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अर्धगोले का आयतन, देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका हो जाएगा, तो अर्धगोले का आयतन आपको पता होना चाहिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले यानी आधे गोले का निकालना है तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए 2/3 लिख दिया हमने। पाई की वैल्यू 3.14 है, आर है हमारा 2.5, तो 2.5 के 3 बार लिख देंगे क्योंकि आर की घात 3 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3 दशमलव, देखिए 3 के बारे में 1 नहीं आता, हमें पूरा 14 लेना पड़ेगा, तो अब हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। 3 चौको 12, इतने में छोड़ देंगे उसको। अब इसका गुणा करेंगे, 2 और 2 का गुणा 1.04 से होगा तो हो जाएगा 2.08, ठीक है। और इसका गुणा होगा तो 625 आएगा, 6.25 और 2.5। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 25 का गुणा इससे कर दें, आसानी रहेगी। 25 का 8 से होगा, 25 अट्ठे 200, कैरी जाएगा 20, 0 की 0, 25 का 0 से होगा 0, कैरी जाएगा 2, 25 दूनी 50 और 2, 25 तो 50 और 2 52। 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाए तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा। ये 625, 6.25 ऐसे ही है। अभी 52 का गुणा करेंगे 625 में, लेंगे 6.25 का इंटू करेंगे 5.2 से, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 ही 6 12। अब 5 से करेंगे 8 दे रहा है, 5 25 हो गया, 5 का 5 से 25 कैरी जाएगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, कैरी जाएगा 1, 5 छक्का 30 और 7 37, तो हो जाएगा 0 और ये भी 0 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3। देखिए 1 2 3, 1 2 के बाद पहले पॉइंट है, यहाँ पे 1 के पहले पॉइंट है, 2 और 1 3 के पहले पॉइंट लगे, 1 2 3, तो इसका अर्धगोले का आयतन आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बेलन का आयतन निकाल लिया हमने, अर्धगोले का आयतन निकाल लिया। अब हम निकालेंगे वास्तविक धारिता, यानी इसमें कितना जूस आ सकता है। तो मैंने इसके लिए बताया कि बेलन के आयतन से अर्धगोलन का आयतन घटा देंगे, तो लिखेंगे वास्तविक धारिता बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। चलिए बेलन का आयतन है 196.25 माइनस 38.5, इसको माइनस कर देंगे। देखिए माइनस करना बता देता हूँ मैं इसका, जिसको नहीं पता यहाँ पे देखिएगा रफ, यहाँ कर देता हूँ मैं रफ वर्क। 196.25 को माइनस करना है 38 पॉइंट से,
तो हमेशा ध्यान रखिए पॉइंट के नीचे आएगा पॉइंट, 38 यहाँ पर आ जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लगाया तो बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएंगी आपकी। तो 5 में से कुछ नहीं जाएगा तो 5 का 5 आ जाएगा। 12, 2 में से 5 जाएगा नहीं, इससे बोरो लेंगे, हो जाएगा 5। 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया, 7 बचा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 में से 8 नहीं जाएगा, इससे उधार ले लेंगे, ये हो जाएगा 8, हो जाएगा 15। 15 में से 8 गया, 7 बचा। 8 में से 3 गया, 5 बचा, और 1 की 1। तो वास्तविक धारिता जो आ जाएगी हमारी 157.75 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस गोले में इतना जूस भरा जा सकता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, उम्मीद तो है। 22 के बाद अब 22 का अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। प्रश्न 22 का अथवा वाला क्वेश्चन आपके सामने है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई एवं त्रिज्या का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो पहले तो आकृति बनाते हैं। इसमें पहले बोला एक बेलन है, एक ठोस बेलन है। क्या है? ठोस बेलन है। ये ठोस बेलन बन गया, ठीक है। इसकी ऊंचाई दी है, इस बेलन की ऊंचाई हमें दी है 1.4, इसकी ऊंचाई हमें दी है 1.4, और इसकी त्रिज्या दी है, इसका व्यास दिया है हमें हमें व्यास दिया 1.4 और ऊंचाई दी है 2.8, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इसी ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, एक शंकु आकार का खोल काट लिया जाता है। तो ये पूरा ठोस बेलन है, तो ये शंकु आकार का ठोस ये काट लिया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है शेष बचे बेलन का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो इसका समझ लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये पूरा पहले बेलन था, बेलन में से हमने यहाँ पे शंकु आकार का एरिया निकाल लिया। अब बाकी जो भी एरिया बचा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए बाकी कौन कौन सा एरिया बचा है। एक तो ये गोले बेलन का बाहर वाला पूरा बचा है, गोले बेलन का पूरा बाहर वाला बचा है, और ये बेलन यहाँ पे जो काट लिए हमने, ये शंकु आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। एक पूरा बाहर का क्षेत्रफल है, एक अंदर का ये शंकु आकार का क्षेत्रफल है, और यहाँ से तो पूरा गायब हो गया, और एक ये वृत्त वाला क्षेत्रफल है। तो हमें इसमें 3 क्षेत्रफल निकालने हैं, और तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा सारे क्षेत्रफल आ जाएंगे। इसमें एक वर्ड आया निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, यानी जो भी आंसर आया उसको पॉइंट में नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे पूर्णांक में। तो उसको भी समझ लेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इसका है, इसके व्यास दिया है कितना 1.4, व्यास दिया 1.4, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 0.7, और इसकी ऊंचाई दी है 2.4 सेंटीमीटर। तो देखिए आप चाहें तो इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं या साथ में भी निकाल सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ बता दूं, शंकु आकार का क्षेत्रफल निकालने के लिए, शंकु आकार में इसका वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें इसकी लंबाई पता होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं एल, इसको क्या बोलते हैं? एल, ठीक है। देखिए ये है त्रिज्या, ये पूरा व्यास है 1.4, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 0.7, और इसकी हाइट दी हमें 2.4, तो एक ये बन गया है समकोण त्रिभुज, ये बन गया है एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग यानी कि एल का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी 2.4 का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग 0.7 का स्क्वायर के बराबर होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। 24 का वर्ग कितना होगा? 24 का वर्ग हो जाएगा आपका 576, इसका आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा 0.49, ये दोनों को जोड़ देंगे तो L बराबर हमारा आ जाएगा 9 6 15, 4 8 4 12 और 6, तो 6.25 L स्क्वायर आ गया 6.25। तो देखिए यहाँ पे करनी L स्क्वायर है, L स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा करनी, तो L बराबर आ जाएगा 6.25 जो कि करनी में आ जाएगा
और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि हमने एल निकाल लिया है, हमें त्रिज्या मिल गई है, ऊंचाई मिल गई है और एल यानी तिर्यक लंबाई मिल गई है। अब हम सीधे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बचे हुए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बचे हुए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल हो गया, बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल, साथ ही साथ इस शंकु का अंदर का वाला, ये शंकु है, ये अंदर वाला वक्रीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रीय क्षेत्रफल, और ये ऊपर एक सर्कल बचा हुआ है, ऊपरी वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए, बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h प्लस शंकु का वक्रीय क्षेत्रफल हो जाएगा πr/l प्लस ऊपर वाले वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। तो देखिए, यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी आर। पाई और आर बाहर निकालेंगे, आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं पाई और आर बाहर निकाल लूंगा। तो हमारा यहाँ बचेगा 2h प्लस यहाँ बचेगा l और यहाँ बचेगा r। तो इससे जल्दी हो जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू 0.7, 2h ऊंचाई हमें दी है 2.4, तो 2.4 प्लस l का मान हमने निकाल लिया है 2.5 प्लस r की जो वैल्यू फिर से 0.7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कटा, 1 बचा, 1 बचा, तो 0.1 बचा। 22 का 0.1 से गुणा होगा तो हो जाएगा 2.2। अब अंदर क्या हो रहा है, इन दोनों का गुणा कर दो, 24 दूनी होता है 48, तो 4.8 प्लस 2.5 और 7 को जोड़ देंगे, 2.5 और 7 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 3.2। 2.2 वैसे ही रहेगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 2 10, कैरी जाएगा 8, 8.0 बचेगा। इन दोनों का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1.6। आगे सारी चीज़ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है, जो आया है 17.6। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा था बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर निकालो। निकटतम वर्ग मतलब ये लगभग हो जाएगा 18 सेंटीमीटर वर्ग। तो ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ एक बार आप समझ जाएंगे तो आपसे सारी चीज़ें बन जाएंगी। इसी के साथ हम बढ़ेंगे 23 क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों, आपके सामने प्रश्न 33 आ चुका है, जिसमें कि हमें पूछा गया है श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 तरीके होते हैं। इसमें पूछा है उपयुक्त विधि से, जो विधि आपको सही लगे, जो विधि इसके लिए उपयुक्त है, जो आपको सही नहीं लगे, जो विधि इसके लिए उपयुक्त है उसके लिए उससे आंसर निकालना है। तो माध्य निकालने के तीन मेथड है, 3 तरीके हैं। पहला तरीका है प्रत्यक्ष विधि। क्या है? प्रत्यक्ष विधि। इसमें इसका सूत्र लिख लीजिए, इसका निकालते हैं, माध्य बराबर Fi डॉट xi अपॉन सिग्मा fi। एक और विधि होती है, पहली विधि थी, दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। तो इसका सूत्र होता है माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fi डॉट di अपॉन में सिग्मा fi। थर्ड होता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, इसका भी आप सूत्र लिख लीजिए। माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा f डॉट u f और सिग्मा f इंटू h। ठीक है,
देखिए तीनों से माध्य निकाले जा सकते हैं, तो लेकिन कब कौन सी विधि लगानी है ये भी तो कंफ्यूजन आता है, आ रहा होगा आपके दिमाग में। तो इसके लिए मैं बता देता हूं, प्रत्यक्ष विधि, जब हमें आंकड़े वर्ग अंतराल छोटे कम नंबर के दिए हों, वर्ग अंतराल कम नंबर का कम अंक हो, जब कब कम कम अंक होंगे तब आप प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे, वर्ग अंतराल ज्यादा होंगे तब आप इन दोनों का यूज करेंगे। जब इसका अंतराल इन दोनों के बीच अगर ज्यादा गैप है, अगर वर्ग अंतराल का गैप ज्यादा है तो अब हम पग विचलन का यूज करेंगे, और उनका गैप कम है तो हम कल्पन माध्य का इस्तेमाल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए नंबर है 500 से 520 बड़े नंबर हैं, यानी हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कल्पन माध्य और पग विचलन आती है। अब इन दोनों में किसका इस्तेमाल करेंगे? देखिए 500 से 520 20 नंबर का गैप है इसमें, 520 से 540 फिर 20 नंबर का गैप है, यानी इसके गैप ज्यादा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन के लिए पग विचलन को यूज करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डॉट यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। चलिए इसकी टेबल हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरी। हमें निकालना है वर्ग अंतराल, हमें निकालना है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। तो देखो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए निचली सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, 500 और 520 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा इसका 510। उसी तरह से इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, 40 और 20 60, यानी 530 आ जाएगा। इन दोनों को ये हो जाएगा 550। अब देखिए आपको एक पैटर्न मिल गया होगा, 10 से 30 आ गया, 30 से 50 आया, 50 से फिर 70 आएगा, 570, उसके बाद 590। ये हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिए हैं। वर्ग चिन्ह को x से शो करते हैं, ये संख्याएं फ्रीक्वेंसी को f से शो करते हैं। हमने f निकाल लिया, x निकाल लिया, लेकिन पग विचलन के फॉर्मूले में हमें u की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमें h पता होना चाहिए। h होता है इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 500 और 520 के बीच में 20 का अंतर है, तो उसका गैप आ जाएगा 20। अब u कैसे निकालेंगे? u बराबर होता है, अच्छा एक और चीज, इन सब में किसी एक को या बीच वाले को हम a मानते हैं। क्या मानते हैं? a। तो a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 550। देख लिए वर्ग चिन्ह में जो बीच वाला नंबर है कोई सा भी आप उसको a मान सकते हैं। तो वर्ग चिन्ह में बीच में 550 है तो मैंने 550 को a मान लिया। h मैंने बता चुका है, इन दोनों के बीच का गैप होता है, इन दोनों के बीच का अंतर होता है। अब u बराबर होता है x माइनस a अपॉन में h। चलिए इसके लिए हम u निकालेंगे। क्या होता है? x माइनस a, x हमारा 510 है और a 550 है, और इसको भाग करेंगे 20 से। 510 में से 550 जाएगा, माइनस 40 बचेगा, इसको 20 से भाग देंगे, 0 से 0, 2 से 2, तो -2 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा -2। उसी तरह से इसके लिए इस वाली लाइन के लिए u निकालेंगे, दूसरी वाली पंक्ति के लिए u निकालेंगे। तो x माइनस a यानी 530 माइनस 550 अपॉन में h, तो ये हो जाएगा -20 अपॉन 20, जो कि आ जाएगा -1। इसकी वैल्यू आ गई -1। अब इसके लिए निकालेंगे तो 550 माइनस 550 0 बचेगा, तो इसको 0 आ जाएगा। उसी तरह से इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 1, इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 2। अब अभी हमने निकालना है f डॉट यू। f कहाँ पर है? f है ये और u है ये। f डॉट यू का मतलब इन दोनों का होगा गुणा, 12 दूनी 24 माइनस 24, 14 एकम 14 माइनस 14, 8 का 0 से 0, 6 का 1 से 6, 10 का 2 से 20। तो इसी के साथ हमारी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। सिग्मा एफ यू निकालना है तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। सिग्मा एफ यू निकालना है तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 24 और 14 जोड़ेंगे क्या होगा? ये हो जाएगा -38, और 6 और 20 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 26 में 38 जाएगा, कितना बचेगा?
ये बचेगा -12। एफ डॉट यू आ गया 12, और हमें सिग्मा एफ भी निकालना है। सिग्मा एफ के लिए हमें एफ की लाइन को जोड़ना पड़ेगा। 12 और 8 26, और 8 34, और 6 40, और 10 50। ए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए बराबर 550। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखेंगे। माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डॉट यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू एच। अब वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देंगे। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू है 550 प्लस सिग्मा एफ डॉट यू आया हमारा -12, और सिग्मा एफ है 50, और एच है हमारा 20। हम इसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। 0 से 0 चला जाएगा, ये हो जाएगा 550 माइनस ये प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे। 12 दूनी 24 बटे 5, इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 चौको 20, 4 बचा, 5 अट्ठे 40। तो 550 माइनस 4.8, इसको अगर आगे और सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 545.2। ये हमारा इस क्वेश्चन का माध्य आ चुका है। इसी के साथ हमारा 23वां क्वेश्चन समाप्त होता है। 23वें का अथवा एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। तो प्रश्न 23 का अथवा आपके सामने है, जिसमें हमें वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी है। इस बारंबारता में x, यहाँ पर पूरी बारंबारता नहीं दी, यहाँ पर x दिया है, यहाँ पर y दिया है, और हमें माध्यक दिया है। तो x और y के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक निकालने का सूत्र होता है a प्लस n बटे 2 CF अपॉन F इंटू H। ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो इसमें हमें माध्यक दिया है, a हमें नहीं दिया, n बटे 2 और CF ये हम सब निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालनी है। बारंबारता से संचयी बारंबारता हम कैसे निकालेंगे? बस हम इनको प्लस करते आएंगे। 5 की संचयी बारता 5 ही हो जाएगी, और 5 प्लस एक्स इसकी हो जाएगी 5 प्लस एक्स। अब 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25 प्लस एक्स। 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस एक्स। 40 प्लस एक्स में y जोड़ देंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई। इसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और इसमें बस यही हमारा संचयी बारंबारता आ चुकी है। देखिए, बारंबारता का योग दिया है 60, तो x प्लस वाई प्लस 45 इक्वल 60 दिया हुआ है हमें। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। अब माध्यक हमारा दिया है 2.8, जो कि 20 और 30 के बीच में आएगा। 20 से 30 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे L है, तो हमारा L क्या हो जाएगा? इस माध्यक की निचली सीमा जो कि हो जाएगा 20, इस माध्यक की निचली सीमा जो कि 20 है। हमारा L आ चुका है। हमारा n/2, n बोलते हैं बारंबारता को जोड़ने पे जो योग आता है उसकी वैल्यू होती है n। तो n बराबर हमारा दिया है 60। हमारा L आ चुका है, हमारा n आ चुका है। हमें CF और F और H पता करना है। तो भाई देखिए, H बराबर होता है वर्ग अंतराल 40 और 50 के बीच का अंतर जो कि है 10, और CF हमारी संचयी बारंबारता, इस वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, जो कि है 5 प्लस एक्स, और हमारी F फ्रीक्वेंसी बारंबारता इसकी 20 आ चुकी है। चलिए, हमारे पास सारे वैल्यूज आ चुकी हैं।
सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में रखेंगे। माध्यक की वैल्यू दी है 28.5, तो हमने 28.5 रख दिया। एल की वैल्यू है 20, एन है हमारा 60, तो n/2 हो जाएगा 30, माइनस संचयी बारंबारता है 5 + x, और फ्रीक्वेंसी इसकी दी है 20। h की वैल्यू हमारी 10 है, ठीक है। हम सॉल्व कर देंगे इसको पूरा, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पर प्लस है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 28.5 इक्वल 20 प्लस, देखिए यहाँ पर माइनस है तो इससे सारे साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के। जैसे ही ब्रैकेट के बाहर माइनस है, कोष्टक के बाहर माइनस है, जब कोष्टक खुलेगा तो अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा। ये 5 प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, x प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, अपॉन 20/2। अब 20 का पक्षांतर कर देंगे तो 28.5 माइनस 20, यहाँ पर हो जाएगा 30 में से 5 गया तो 25 बचा, 25 माइनस x बटे 2। 28.5 से 20 जाएगा तो 8.5 आ जाएगा, 25 माइनस x बटे 2, 2 का पक्षांतर करेंगे तो 25 माइनस x ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 17। अब x का पक्षांतर कर देंगे तो 25 माइनस 17, तो x बराबर हमारा आ चुका है 8। x की वैल्यू हमारी आ गई है 8। इस x की वैल्यू इस वाले में रखेंगे, इसमें जो कि हमने संचयी बारंबारता से निकाला था, x प्लस वाई इक्वल है 15, और x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 8 प्लस वाई इक्वल 15। 8 का पक्षांतर करेंगे तो 15 माइनस 8, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है आपके सामने, x बराबर 8, y बराबर 7। इसी के साथ हमारा परीक्षा अध्ययन क्लास 10 के मैथ्स के सेट कंप्लीट होते हैं। और मैं ऐसी आशा करता हूँ जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए होंगे वो सारे आपसे बने होंगे, और इसके अलावा क्वेश्चन चेंज करके भी दे दिया जाए तो आप कर लेंगे, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।